ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है बहुआयामी साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक शब्द शिल्पी अज्ञेय। आलेख गंगा प्रसाद विमल। प्रस्तुतकर्ता सोमदत्त शर्मा और विनोद कुमार। बीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए चारों ओर कसमसाहट थी। ये कसमसाहट सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं थी, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी दिख रही थी। साहित्य भी इससे अछूता नहीं था। हिंदी भाषा का स्वरूप बदल रहा था, तो हिंदी की साहित्यिक विधाओं में भी कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर नवीनता छाने लगी थी। उन्हीं दिनों एक और मनीषी क्रांतिकारी कलम की हथौड़ी और विवेक की छेनी लिए शब्द के शिल्प गढ़ने की ओर अग्रसर हो रहा था। नाम था अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय उपनाम कैसे मिला, एक बार उन्होंने स्वयं सुप्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय को बताया था। नाम अज्ञेय जो दिया गया उसमें जैनेन जी का भी योग है, इसलिए कि प्रेमचंद को मेरी 2 कहानियां उन्होंने भेजी थी। जब प्रेमचंद ने जागरण निकालने का निश्चय घोषित हुआ था, तभी 2 कहानियां भेजी थी। और एक तो बिल्कुल राजनीतिक आधार की कहानी थी, जिसको उस समय छापना कठिन होता। प्रेमचंद जी को दोनों कहानियां बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने लिखा कि दोनों कहानियां मैं छापना चाहता हूं, लेकिन एक कहानी के लिए तो तुम 5,000 रुपए की जमानत का प्रबंध कर दो, तब छापूंगा। और दूसरी कहानी इस दृष्टि से जोखिम भरी नहीं है, उसको तो मैं छापूंगा ही, लेकिन तुमने ये तो नहीं लिखा कि ये कहानियां हैं किसकी, तुम्हारी ही तो नहीं है। तो जैनेन जी ने उनको जवाब दिया कि नहीं, ये कहानियां मेरी नहीं हैं, लेकिन किसकी हैं ये मैं नहीं बता सकता, इनका लेखक तो अज्ञेय है। क्योंकि मैं तब जेल में था और चोरी से कहानियां भेजी गई थी, तो प्रेमचंद जी ने कहा कि तब मैं इसी नाम से कहानियां छापे दे रहा हूं, और उसी नाम से वो छपी भी। छप कर जब आई और उसकी कतरन मेरे पास जेल में पहुंची, तो मुझको कुछ बुरा भी लगा कि नाम कुछ ज़्यादा भारी है, मैं तो कभी ऐसा नाम न रखता। जैनेन जी के तब के चिंतन में बहुत ठीक बैठता था इस शब्द का, तब भी और बाद में भी वो प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन मुझको नहीं अच्छा लगता था। अच्छा अब भी नहीं लगता, लेकिन अब तो ओढ़ लिया है। अज्ञेय का भौतिक जन्म हुआ 7 मार्च सन 1911। अपने जन्म के बारे में अज्ञेय जी ने स्वयं आकाशवाणी के लिए रेडियो जीवनी रिकॉर्ड कराते समय बताया था। मेरा जन्म ही खुले खेत में हुआ, अक्षरशः खुले खेत में। मेरे पिता पुरातत्ववेत्ता थे और कुशीनगर की खुदाई करवा रहे थे, तो एक छोटे से तंबू में तब रहते थे, और वो रोज़ सवेरे काम पर चले जाते थे। उस समय जब मेरा जन्म हुआ तो माँ तो वहाँ थी ही, एक मेरी अविवाहिता बुआ थी उनके पास, और मेरी बड़ी बहन भी अविवाहिता बहन, उनके साथ उस समय और कोई नहीं था। तो कुछ संकोच कहिए या जो भी कारण कहिए, वो वहाँ से बाहर खेत में चली गई, वहाँ मेरा जन्म हुआ। खुले मैदान में जन्मे अज्ञेय का स्वयं का जीवन भी खुलेपन का वायस था। बंधन को वे अभिशाप मानते थे। शायद यही कारण था कि उन्होंने भारत माता की गुलामी की बेड़ियां काटने के प्रयासों में हिस्सेदार बनना स्वीकार किया। जब उनसे उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में सुप्रसिद्ध साहित्यकार रघुवीर सहाय ने प्रश्न किया, तो उन्होंने स्वयं अपने क्रांतिकारी जीवन की एक घटना का जिक्र इस तरह किया। मासा जी 2 चीज़ इस मामले में जानना चाहता हूँ संक्षेप में, कि एक आज़ाद के बारे में लोग कहते हैं कि संयोग था कि पुलिस वहाँ पहुँच गई, या लोग कहते हैं किसी मुखबिर ने उनको बताया पुलिस को कि आज़ाद वहाँ हैं। इसके बारे में कुछ आप जानकारी है? कुल मिलाकर जितनी जानकारी है पुलिस की ओर से या दूसरे सूत्रों से, उससे ये तो मानना पड़ता है कि पुलिस को कुछ सूचना मिल गई थी। अब ये सूचना कहाँ से मिली, इसके बारे में आरोप भी रहे हैं, संदेह भी रहे हैं। कुछ ने उस व्यक्ति पर संदेह किया जो उस समय उनके साथ, और कुछ ने
एक दूसरे व्यक्ति पर जो कि केंद्रीय समिति का सदस्य भी रहा और जो बाद के साक्ष्य से और खुद उसके बयान से ऐसा जान पड़ता है कि तब भी मुखबिर था। मैं तो समझता हूँ कि ये दूसरी बात ही ठीक है कि वहीं से सूचना मिली थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये सब बातें उस समय भी ऐसी स्थिति में थी कि कोई अंतिम रूप से प्रमाणित उन्हें नहीं किया जा सकता, संदेह के लिए गुंजाइश बनी रहती, अब भी वैसा ही है। क्रांति यथा स्थिति को तोड़ती है, माध्यम बनता है क्रांतिकारी। ऐसी क्रांतिकारिता जब किसी साहित्य मनीषी द्वारा साहित्य में आती है तो साहित्य में नए नए और ऊंचे मानदंड स्थापित होते हैं। भाषा नए प्रयोगों, प्रतीकों और बिंबों से विभूषित होती है तो विधाओं को नूतन शिल्प मिलता है और कथ्य नए नए विचारों और आयामों के साथ प्रकट होता है। अज्ञेय की कविता, कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध, नाटक, अनुवाद, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में विचार, भाषा प्रयोग, कथ्य और शिल्प के इतने आयाम उद्घाटित हुए हैं कि आज आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका नाम 20वीं शताब्दी के अग्रणी लेखकों में गिना जाता है। सुप्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर निर्मला जैन का मानना है, वो कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, वो चिंतक भी हैं, पत्रकार भी हैं और दूसरी बात है कि पढ़े लिखे बहुत थे। वो डिग्रियां बहुत ना हो लेकिन बहुपठित होने का प्रमाण उनके चप्पे चप्पे पर उनकी लेखन में मिलता है आपको। और जो ग्रहण करने का विवेक उनमें बहुत था, बाहर से क्या ग्रहण किया जाना चाहिए, क्या नहीं ग्रहण किया जाना चाहिए। एक बात मैं अक्सर उन लोगों का ध्यान दिलाती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि राजनीति पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, याद कीजिए कि जब विभाजन हुआ कम लोगों ने लिखा। याद करके देखें तो उसको थीम बनाया बाद में लोगों ने, कम लोगों ने लिखा। और कवि तो विभाजन वाली घटना के बारे में एक गिरजा कुमार माथुर की कविता बार बार कोट की जाती है, उसके अलावा चुप्पी है। आप देखिए तो अज्ञेय ने विभाजन वाली घटना पर शरणार्थियों पर 11 कविताओं की एक पूरी श्रृंखला लिखी। उनकी बड़ी मशहूर कहानी है शरणागत, वो उन्होंने लिखी, बड़ी मार्मिक कहानियों में। तो इस तरह से कुल मिलाकर के समग्रता में तो उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। याद दिलाऊं कि नामवर सिंह ने अपनी किताब में कविता के नए प्रतिमान में एक वाक्य लिखा था बहुत पहले कि राजनीति में जो नेहरू युग था, साहित्य में वो अज्ञेय युग था। मैं समझती हूँ कि ये बात बहुत ठीक थी। उनकी दृष्टि आधुनिक है। उनके लेखन में भारतीयता की गहन भावधारा प्रवाहित हो रही है तो मध्यकालीनता के गौरव भाव से मुक्ति का एहसास भी उसमें है। उन्होंने पाठकों को साहित्य की भाषा और उसके शिल्प के नए विकल्पों से परिचित कराते हुए साहित्य में एक नए रुझान का सूत्रपात किया है। प्रसिद्ध आलोचक भारत भारद्वाज, जहाँ तक मैं समझता हूँ आधुनिक हिंदी में सायवाद के बाद अज्ञेय एक युग परिवर्तक लेखक, चाहे कविता के क्षेत्र में हो, तीसरा सप्तक से हो, गद्य में शेखर एक जीवनी से हो, कहानी शरणार्थी से हो, नई कविता हरी घास पर क्षणभर हो, यात्रा वृतांत अरे यावर रहेगा याद, चाहे दिनमान नवभारत टाइम्स प्रतीक नया प्रतीक के संपादन से हो। जो लोग कहते हैं अज्ञेय ने प्रयोग किया, मैं ये नहीं मानता अज्ञेय ने प्रयोग किया। अज्ञेय ने भी माना है कि साहित्य एक सहयोगी प्रयास है और इस सहयोगी प्रयास में अज्ञेय का योगदान यह जरूर है कि उन्होंने एक मंच तैयार किया और मंच पर अपने समकालीनों को लाया। और 3 सप्तक के कवियों को आप देख ही रहे हैं। पहले सप्तक के कवि में मुक्तिबोध थे, रामविलास शर्मा थे, नेमिचंद जैन थे। दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में शमशेर हैं और तीसरे सप्तक के कवियों में विजय देव नारायण शाही है, केदारनाथ सिंह है, कुंवर नारायण है, कीर्ति चौधरी है। तो अज्ञेय ने नई पीढ़ी को प्रकाश में लाया, मेरे कहने का मतलब यह है, और कविता को एक ऊंचाई दी और हमारे सजा के गद्य को आधुनिक बनाया। तो अज्ञेय में यदि आप देखें तो दोनों हैं साहित्यकार। अज्ञेय में आलोचना भी लिखी, शायद ही साहित्य का कोई क्षेत्र हो जो अज्ञेय ने जिस पर ध्यान नहीं दिया हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अज्ञेय अपने समय के बहुत बड़े रचनाकार थे। कविताओं को देखिए, चाहे वो प्रकृति प्रेम की कविताएं हों या प्रेम कविताएं हों, अज्ञेय की कविताओं में संवेदना या जो उनकी सघन अनुभूति है, शमशेर की तरह अज्ञेय की कविता में भी आंतरिकता मैं महसूस करता हूँ। कविता की कुछ पंक्ति लीजिए, कांगरे की छोरिया कुछ भोरियां कुछ गोरियां, या जी गहना बनवा दो खोलो तिजोरियां। तो अज्ञेय की कविता में जो एक लय है, लयात्मकता है, चाहे असाध्य वीणा को आप देखिए या हरिक्षण भर की प्रेम कविताओं को आप देखिए, तो अज्ञेय में मैं समझता हूँ कि हमारे समय की अत्याधुनिक काव्य संवेदना थी। अज्ञेय की काव्य यात्रा का प्रमुख पड़ाव नई काव्य प्रवृत्ति का स्थापन है।
ये नई प्रवृत्ति अपने मूल से देखने पर भाषिक संरचना के बदलाव की सूचना अपने रचना कौशल से देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तार सप्तक के कवि हैं, जो अलग अलग वैचारिक आस्थाओं से बंधे थे, किंतु अपने सृजन में वे नएपन के अग्रणी स्वर थे। अज्ञेय ने उन्हें पहचान कर उन्हें नव्यता के आधुनिक प्रणेताओं के रूप में प्रस्तुत किया था। अज्ञेय द्वारा ये सृजन की आधुनिक परंपरा का सूत्रपात करना था। अज्ञेय के बारे में बहुत बार कहा जाता था कि उन्होंने छंदों के प्रति विमुखता पैदा की थी। एक बार जब उनसे उनकी छांदस रचनाओं से मुक्त छंद और छंदमुक्त रचनाओं की ओर प्रयाण करने के संदर्भ में प्रश्न किया गया तो उनका उत्तर था, दरअसल गीत कविता की एक छोटी सी शाखा है और हमेशा एक उसकी उपशाखा बन रही है। कविता और गीत में हमेशा अंतर रहा है लेकिन कविता जब तक वाचिक परंपरा में थी, यानी एक प्रत्यक्ष समाज में सुनाई जाती थी और सुनकर ही सामाजिक रूप में ग्रहण की जाती थी, तब तक उसका स्वभाव दूसरा था। और जब वो एकांत में पुस्तक से पढ़कर ग्रहण करने वाली चीज हो गई, तब उसका स्वभाव बदल गया। इस परिस्थिति में उसके गीत रूप की गौरता और भी गौर हो गई। अब कविता को कविता बने रहने के लिए गीत होना जरूरी नहीं है। उनकी कहानियां और उनके उपन्यास जो बाद में लिखे गए और विख्यात हुए, उनके प्रयोगधर्मी लेखन के ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम उस कालखंड की अदृश्य घटनाशीलता को देखते हैं। इस संदर्भ में आलोचक विजय कुमार ने लिखा है, 20वीं सदी के मध्य में अज्ञेय जिस आधुनिक भावबोध को लेकर अवतरित हुए और अपने जीवन के अंतिम समय तक उनकी रचना यात्रा और मानस भूमि के जो पड़ाव रहे हैं वे खास दिलचस्प है। एक लंबा और घटनापूर्ण वैविध्य से भरा जीवन, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में हिस्सेदारी, कारावास, फासिस्टों के विरुद्ध अंग्रेजों की फौज में नौकरी, शीत युद्ध की राजनीति में गहरी सक्रियता, साहित्यिक आंदोलन के सूत्रधार, पत्रकारिता संपादन, यात्राएं, अनिकेत जीवन, इमरजेंसी विरोध, जेपी आंदोलन से जुड़ना और राग विराग से परिपूर्ण एक सघन और भव्य अकेलापन। जीवन यात्रा उन तमाम पड़ावों की जटिलताओं और अंतर्कुंठित दशाओं के ऐसे अनेक पहलू हैं जिन पर अब नए सिरे से विचार होना चाहिए। काव्य पाठ की उनकी अपनी विरल शैली थी। कविता पढ़ते समय स्वराघात और बलाघात के द्वारा कविता के अर्थ किस तरह उद्घाटित होते थे, ये उन्हें सुनकर ही जाना जा सकता है। आ गए प्रियंबद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंबद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वनयूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुँची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। अज्ञेय ने जिन जिन विधाओं में काम किया
उन पर अपनी एक अलग सी पहचान कायम की। उनकी कहानियों को देखें तो उनमें पारंपरिक किस्सा गोई का तरीका नहीं है। प्रेमचंद और उनके समकालीनों और अनुयायियों में हमें कथन की एक ही शैली दिखाई देगी। वो सदियों से चली आ रही शैली है जिसमें प्राचीनतम कहानियां भी लिखी गई थीं। वो एक था राजा शैली एक कुर्मी किसान था जैसे आरंभ में बदल कर आई थी। कथन के जड़ीभूत रूप कहानियों में बदलती दुनिया की तस्वीरें नहीं उकेर सकते थे। ज्यादातर कहानियां किस्से भर थे, न उनमें सांकेतिकता थी न भाषाई रचाव में किसी प्रकार का विस्मय। ऐसे समय में एक समर्थ रचनाकार की तरह अज्ञेय ने कथा जगत में प्रवेश किया था और नए रुझान की कहानियां लिखने की शुरुआत कर नएपन का भावबोध जागृत किया। उनकी ऐसी ही एक प्रयोगधर्मी कहानी है हीली बोन की बतखें। उसका आरंभिक अंश सिद्ध करता है कि परंपरा और नएपन के संधिकाल की रचना कहानियां ही कर सकती हैं। हीरी बोन ने बुहारी देने का ब्रुश पिछवाड़े के बरामदे के जंगल से टेक कर रखा और पीठ सीधी करके खड़ी हो गई। उसकी थकी थकी सी आंखें पिछवाड़े की गीली लाल मिट्टी के काई ढके किंतु साफ फर्श पर टिक गईं। काई जैसी लाल मिट्टी को दिखने देकर भी एक चिकनी झिल्ली से उसे छाए हुए थी। वैसे ही हीली बोन की आंखों पर कुछ छा गया जिसके पीछे आंगन के चारों ओर तरतीब से सजे हुए जेरेनियम के गमलों, दो रंगीन बेंती कुर्सियों और रस्सी पर टंगे हुए 3-4 धुले हुए कपड़ों की प्रतिछवि रहकर भी ना रही। और कोई और गहरे देखता तो अनुभव करता कि सहसा उसके मन पर भी कुछ शिथिल और तंद्रा में छा गया है, जिससे उसकी इंद्रियों की ग्रहणशीलता तो ज्यों की त्यों रही, पर गृहीत छाप को मन तक पहुंचाने और मन को उद्वेलित करने की प्रणालियां रुद्ध हो गई हैं। अज्ञेय की कहानियों के वर्ण विषय ऐसे हैं कि उनमें अंतर मर्म को व्यक्त करने की गहरी जिम्मेदारी झलकती है। ये जिम्मेदारी एक ओर साहित्य और भाषा में गुणवत्ता की दृष्टि से अद्वितीय रचने की है, तो दूसरी ओर पश्चिमी निगाह में भारतीय सृजन की अद्वितीयता परोसने की भी है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां जैसे गैंग्रीन, जिजीविषा, विवेक से बढ़कर, मेजर चौधरी की वापसी आदि कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कथाओं के आदर्श भी कहे जा सकते हैं। अज्ञेय के उपन्यास सर्वथा नए ढंग की कृतियां हैं। उनके शेखर एक जीवनी ने तो हिंदी में औपन्यासिक कर्म का एक नया मानक ही स्थापित कर दिया। 1941 में प्रकाशित शेखर एक जीवनी के प्रथम खंड ने उन्हें अपने समय के महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक के रूप में स्थापित किया। 1944 में शेखर एक जीवनी का दूसरा खंड भी आया। फिर 1961 में नई भावभूमि पर आधारित उनका छोटा सा उपन्यास अपने अपने अजनबी प्रकाशित हुआ। विदेशी भावभूमि पर रचे इस उपन्यास ने उपन्यास संबंधी धारणाओं पर नई बहसों को जन्म दिया। अपने कलेवर में चाहे अपने अपने अजनबी एक छोटा उपन्यास है, किंतु वो जीवन के महत्तम प्रश्नों से जूझने वाली रचना है, क्योंकि वो अत्यंत गहरे में जाकर मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्नों से जा टकराता है। अपने अपने अजनबी उपन्यास से पूर्व नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी ने अज्ञेय के बारे में विद्वानों के बीच अनेक बहसों को जन्म दिया। इन उपन्यासों से पता चलता है कि वे चिंतक के रूप में कितने गहरे थे। उनके अकादमिक और चिंतन परक निबंधों में भाषा और विमर्श के विस्मयकारी रूप मिलते हैं। स्मृति और काल निबंध के कुछ अंश इसके प्रमाण हैं। आज हम जिस परिमंडल में जीते हैं उसमें कभी एक व्यापक हल्ले के रूप में और कभी एक दबी हुई गूंज के रूप में बार बार ये बात सुनाई पड़ती है कि हम 21वीं शती की देहरी पर खड़े हैं। नहीं जानता कि हम में से कितने स्वयं अपने भाव जगत में ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु ऐसा कहते हुए कुछ लोगों को जरूर सुना जा सकता है कि सारा देश एक छलांग लगाने के लिए शरीर तोड़ रहा है और वो छलांग हमें सीधे 20वीं शती के अंतिम वर्षों के धुंधलके में से उबार कर 21वीं शती के निरभ्र आकाश के निश्छाय आलोक के प्रदेश में स्थापित कर देगी। वो छलांग कैसी होगी इसका बखान करने के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान का मुहावरा भी उधार ले लिया है। हम विकास की समगति से आगे बढ़ते हुए 20वीं से 21वीं शती में प्रवेश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अज्ञेय जी के गद्य की प्रांजलता और विषय के प्रति उनकी पकड़ हैरान करती है कि वे
किस तरह छोटे छोटे विवरणों से विश्व के अनुत्तरित सवालों के सामने जा खड़े होते हैं। उनके पास एक वैज्ञानिक की दृष्टि थी जो अलग अलग कोणों से समग्रता के टुकड़ों का परीक्षण कर फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचती थी। कविता की अपनी दुनिया की निर्मिति में परंपरा का कितना योगदान है, इसका आधार भाव वे स्वीकार करते थे और इसी अर्थ में अज्ञेय आधुनिक या पश्चिमवादी होते हुए भी पूरे भारतीय थे। अज्ञेय ने अनेक ऐसे विषयों पर भी लेखनी चलाई है जो सृजनात्मक लेखकों के लिए वर्जित क्षेत्र रहे हैं। उनका एक निबंध काल का डमरू नाद अपने शीर्षक से ही चौंकाने वाला है, किंतु अज्ञेय का लक्ष्य हिंदी की समृद्धि से जुड़ा था। दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों या कहीं कि उनकी सरहदों के वे अनोखे यात्री थे। अज्ञेय एक अनोखे घुमक्कड़ थे। अरे यायावर रहेगा याद या एक बूंद सहसा उछली जैसे अभूतपूर्व यात्रावृत्त हिंदी की अपनी विस्मित करने वाली थाती हैं। अज्ञेय के यात्रा वृत्तांतों से पता चलता है कि उस क्षेत्र की सत्यता को देखने भांसने की एक वैज्ञानिक रीति उनके पास है। वे यूरोप में हों या किसी आदिवासी क्षेत्र में, वहां के फूल, पेड़ और जलाशय अपने नए अंतरार्थों में हमारे सामने आ जाते हैं। उनके यात्रा वृत्तांत हों या संस्मरण, उनके अनुवाद हों या उनके पत्र, उन सब में अज्ञेय समूचे रूप में एक मनुष्य, एक लेखक और एक ऐसे अन्वेषी की तरह दिखाई देते हैं जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ देना भर था। उनकी भाषा में चित्रात्मकता है, ऐसी बिंबमयता अन्यत्र दुर्लभ है। उनका वसंत का अग्रदूत संस्मरण इसी विरलता का चित्रांकन करता है। पत्रकार के रूप में ख्यात अज्ञेय साहित्यिक पत्रकार तो थे ही, दिनमान के रूप में उन्होंने हिंदी में एकदम टाइम और न्यूज़वीक की कमी को पूरा कर दिया था। प्रसिद्ध आलोचक भारत भारद्वाज। अज्ञेय में पत्रकारिता ठीक जून 1947 आजादी के पहले ग्रीष्म अंक निकला था प्रतीक का 1947 में, और फिर उन्होंने आगे चल करके नया प्रतीक भी निकाला। अंग्रेजी में थॉट का भी उन्होंने संपादन किया। पत्रकारिता में भी अज्ञेय ने एक साहित्यिक पत्रकारिता का मानदंड रखा। कुटी चातन नाम से वो कल्पना में एक स्तंभ लिखा करते थे अज्ञेय। तो अज्ञेय ने पत्रकारिता, निखालिस पत्रकारिता को साहित्यिक पत्रकारिता से मोड़ा, और आप देखे दिनमान की टीम को, नवभारत की टीम को चुन चुन करके लेखकों को लाया और एक प्रामाणिक विश्वसनीय पत्रकारिता की नींव उन्होंने रखी। अज्ञेय को जिसने देखा और पढ़ा है प्रभावित हुआ है। प्रसिद्ध उपन्यासकार उषा प्रियमवदा कहती हैं, देखिए, अज्ञेय लेखक और कवि के बारे में तो काफी लोग काफी कह चुके हैं, मगर मैं केवल ये कहूंगी कि मेरे ऊपर एक लेखक की तरह अज्ञेय का बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने अज्ञेय को विद्यार्थी जीवन से पढ़ना शुरू किया, और जब मैंने नदी के द्वीप पढ़ा तो मुझे लगा जैसे कि नई दुनिया के द्वार मेरे आगे खुल गए हैं। और उसके बाद जब मैं अज्ञेय को मिली तो उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुई, और मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो इतने विनोद प्रिय थे, बहुत ही हंसाने वाले। एक ऐसा उनका मैंने व्यक्तित्व का एक ऐसा रूप देखा जिससे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और अंत तक मेरे मन में उनके लिए आदर और श्रद्धा बनी रही। उनके साहित्य का अनुवाद अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में किया गया है। डॉक्टर आर.पी. भट्ट ने बताया, जहाँ तक मेरी जो समझ है, अज्ञेय को अंग्रेजी के जो विद्वान हुए हैं इलियट के समकक्ष रखा जाता है, और अज्ञेय ने उन पर काफी विचार भी किया है, और ये माना समय के संदर्भ में जो उनकी बात है कि समय को पकड़ा नहीं जा सकता, तो उसको वहाँ पर काफी महत्व मिला है। और इसके अलावा अज्ञेय को जर्मन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, जैसे कि मेरी डिपार्टमेंट में मैंने ये अभी पिछले सेमेस्टर में अज्ञेय की कहानियों का अनुवाद हमारे यहाँ हुआ है, उनको पढ़ाया है। और बिना अज्ञेय के हम हिंदी कहानी को अधूरा मानते हैं। हिंदी कविता का भी यही है, क्योंकि अज्ञेय की जो कविताएं जर्मन में अनुवाद हुई हैं, सुम्फ्लूस एक लोथा लुत्ते ने जो अनुवाद किए हैं उसको हम पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे तो और भी उन पर काम हो रहे हैं, जैसे उनकी जो दूसरी कविताएं हैं, या तार सप्तक को ले लीजिए, प्रथम तार सप्तक, दूसरे द्वितीय या तृतीय, इन तीनों से हम कविताएं लेकर के उनका अनुवाद करते हैं, और विद्यार्थी उसमें परीक्षा भी देते हैं। अज्ञेय की जो छवि है वो एक परिवर्तनकारी और एक बहुत स्फूर्तिवान कवि के रूप में देखी जाती है, और
उनको नई कविता का श्रेय दिया जाता है, खास करके चौथे दशक के बाद। और उनका बिना अज्ञेय के तो मेरे ख्याल से कहीं भी जो भी इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पर हिंदी साहित्य अधूरा ही है। अज्ञेय को रखना बहुत जरूरी है, अहम है और रखा जाता है, चाहे वो जर्मनी में हो, जर्मनी के सारे विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग से लेकर हम्बुर्ग, और पोलैंड में, वार्साओ में, प्राग में, मैं ये जानता हूँ हंगरी में, और बुल्गारिया में, इंग्लैंड में भी है, सुवास में, और पेरिस में, मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में, सब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में अज्ञेय बहुत अहम है। तमिल भाषा में उनकी कविताओं के अनुवाद किए गए हैं। डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने बताया, केरल और तमिलनाडु दोनों में अज्ञेय बहुत ही लोकप्रिय साहित्यकार हैं। उन कृतियां बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। अज्ञेय की तुलना शंकरक रूप से करेंगे, जो ज्ञानपीठ के अवार्डी है। अज्ञेय ने एक क्रांति जैसे मचा दी चिंतन में, जो छायावादी धारा में जो बहे जा रहे थे और प्रगतिवाद जिनको समाधान नहीं दे रहा था, तब उन्होंने प्रयोगवाद शुरू करके अज्ञेय जी ने एक दिशा दर्शन दिया, जिसके आधार पर एक हिंदी साहित्य में ही नहीं भारतीय साहित्य में एक नया मोड़ आ गया है, नया चिंतन विकसित हुआ है। मलयालम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के सच्चिदानंदन ने बताया, अज्ञेय जी की कुछ कविताओं का अनुवाद मैंने खुद किए है। ये बहुत पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुझे एक फेलोशिप दिया था कि उस स्कीम में मैंने अज्ञेय, मुक्तिबोध से लेके कुछ समकालीन कवियों तक कवियों की कविताओं का अनुवाद किया। और अज्ञेय को हम केरल के लोग हिंदी नई कविता के सबसे बड़ा हस्ताक्षर मानते हैं। अज्ञेय और मुक्तिबोध को दोनों को हम आदर करते हैं, लेकिन अलग अलग रूप में, क्योंकि अज्ञेय तो एक स्पिरिचुअल पर्सन था, आध्यात्मिक चिंताएं उनमें थी, और एक दार्शनिक के रूप में शायद अज्ञेय मुक्तिबोध से भी आगे है। लेकिन मुक्तिबोध में नए बिंबों का, नया इमेज का, भाषा नई तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब का शायद उदाहरण ज्यादा मिलता है। और अज्ञेय को हम कवि के रूप में ही नहीं, एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हैं। शेखर एक जीवनी मलयालम में अनुदित है, और सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं केरल के, शेखर एक जीवनी भी पढ़ चुके हैं। और सारे लाइब्रेरियों में, जो गांव में और शहर में ये किताब अवेलेबल भी है। सो इसलिए हम भी सालों पहले शेखर एक जीवनी का पहला पाठ किया था, और मुझे बहुत प्रभावित किया था वो नॉवल भी। और नबी के द्वीप हमारे लिए बहुत प्रिय है वो। सो कवि के रूप में और फिक्शन राइटर के रूप में केरल के लोगों के लिए आगे बहुत सुपरिचित है। उनकी आलेखों का, निबंधों का ज्यादा अनुवाद अभी नहीं हुआ है, मुझे लगता है वो भी होना चाहिए। भारतीय साहित्य में हम उनको सबसे बड़े समकालीन कवियों में एक मानते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण अडिगा है कन्नड़ में, अय्यप्पा पणिकर है मलयालम में, सीताकांत महापात्र है, या रमाकांत रथ है ओरिया में, या असमीस में नवकांत बरुआ है, नीलमणि भूकन है, गाड़ी में है सुनील गंगोपाध्याय है, सुभाष मुखोपाध्याय है। ऐसे लोगों के साथ ही हम अज्ञेय को सबसे बड़े कवियों में एक मानते हैं कि वो नए तरीके से नई भाषा कविता में लाए थे, नए रूप से कविताएं लिखते थे, और नए आइडियाज भी कविता में और कहानियों में, दोनों में लाते थे। अज्ञेय अपने समय के बड़े लेखक थे। उनका व्यक्तित्व विशाल था, उनका चिंतन और भावबोध अद्वितीय था। उनका लेखन शिल्प मात्र नहीं था, वो ऐसा था जिसमें जीवन, विचार और भाव एक साथ धड़कते थे। इस धड़कन में एक अलग तरह की लयात्मक अनुगूंज थी, ऐसी अनुगूंज जो अनंत काल तक विस्मित करती रहेगी। शब्द शिल्पी अज्ञेय बहुआयामी साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख गंगा प्रसाद विमल, वाचन स्वर सोमदत्त शर्मा और शोभा मित्तल, प्रस्तुतकर्ता सोमदत्त शर्मा और विनोद कुमार।
केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित इस रूपक का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।